वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, स्पेशली इन इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया। और हम आ गए थे इस पॉइंट पे अब व्हाट हैपन टू वीवर्स, यानी कि जो वीवर्स यानी कि बुनकर थे, यानी कि जो कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर थे, आर्टिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ। व्हाट हैपन टू वीवर्स। The consolidation of East India Company power after the 1760 did not initially lead to decline in textile export from the India। यानी कि देखो 1760 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट यानी कि अपने पावर को मजबूत कर लिया था, जिससे उसके तुरंत ही बाद इनिशियल यानी कि उसका पहले कदम में ये नहीं हुआ था कि भाई जो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था यानी कि कपड़े का जो निर्यात था वो एकदम से डिक्लाइन हो गया यानी कि गिर गया। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपेंडेड। अभी तक ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री ने अभी तक अपना फैलाव नहीं किया था। इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। और इंडिया का जो फाइन टेक्सटाइल यानी कि जो अच्छी किस्म का कपड़ा था उसकी डिमांड अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इसीलिए जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा कीन यानी कि सीरियस थी ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, भारत से टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने में, यानी कि भारत के कपड़े को अपने देशों में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कीन थी यानी कि सीरियस थी। बिफोर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल। और बंगाल में पॉलिटिकल पावर के इस्टेब्लिश होने से पहले and Carnatic in the 1760 and 1770, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export। तो वही जो कर्नाटक में हुआ था 1760 और 1770 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी अपने सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, गुड्स सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। द फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स कम्पिटिटिव इन द मार्केट। अभी भी वहाँ पे फ्रेंच, डच और जो लोकल ट्रेडर्स थे यानी कि व्यापारी थे, अभी भी वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहे थे मार्केट में टू सिक्योर वुलन क्लोथ्स। तो अपने बुने हुए कपड़ों को यहाँ बेचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी कंपटीशन दिया जा रहा था। सो द वीवर एंड द सप्लाई मर्चेंट could bargain and try selling the produce to best buyer। तो इसीलिए सो द वीवर एंड सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गेन, जिससे कि वीवर बुनकर और सप्लाई मर्चेंट क्या कर सके, सौदा कर सके, एंड ट्राई सेलिंग द पावर टू द बेस्ट बायर, और कोशिश कर रहे थे कि अच्छे बायर से क्या करना है, अपना कपड़ा बेचना है। इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन, company official continuously complained of difficulties of supply high prices। और वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जब लंदन में अपने लेटर्स यानी कि अपने पत्रों में लिख रही थी कि भाई उनके सामने क्या क्या कंपनी ऑफिसर्स यानी कंपनी के जो अफसर थे वो बार बार यही कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें सप्लाई और हाई प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी वहाँ पे। ठीक है। However, once the East India Company established political power, हालांकि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर यानी कि सत्ता को इस्टेब्लिश कर लिया, इट कुड असर्ट ए मोनोपोली राइट टू द ट्रेड, जिससे कि वह अपनी मोनोपोली को क्या कर सकती है, मोनोपोली यानी कि अपना एकाधिकार जमा सकती है उस पे ट्रेड पे, व्यापार पे। इट प्रोसीडेड टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, उन्होंने फिर उससे आगे क्या किया, एक मैनेजमेंट के सिस्टम को डेवलप किया एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन, और ऐसा कंट्रोल कर लिया जिससे कि कंपटीशन ख़त्म हो जाए, कंट्रोल कोस्ट को वो क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड, जिससे कि वो रेगुलर कॉटन की और सिल्क की रेगुलर क्या करते रहे, वो सप्लाई करते रहे। दिस इट डिड थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप, और ऐसा तभी हुआ जब उन्होंने बार बार कई सारे कदम उठाए तब जाके हुआ ये। और वो क्या क्या कदम थे, जैसे फर्स्ट द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स
एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे और ब्रोकर थे उनको क्या किया, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। जो भी कपड़े से संबंधित कोई कपड़ा व्यापारी और ब्रोकर थे उनको क्या किया, उन्होंने एलिमिनेट किया। एंड इस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द व्यूअर, और उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, व्यूअर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया डायरेक्टली। इट अपॉइंट ए पेड सर्वेंट कॉल्ड द गौमास्ता टू सुपरवाइज व्यूअर्स। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड सर्वेंट यानी कि अपना एक वहाँ पे नौकर लगा दिया जिसको क्या बोला जाता है, गौमास्ता। गौमास्ता जो कि क्या करता था, व्यूअर्स को सुपरवाइज करता था, यानी कि उनकी देखता रहता था। कलेक्ट सप्लाईज, और सप्लाई को लेता था। एंड एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, और क्लॉथ की वो क्वालिटी क्या करता था, वो जांचता था कि क्लॉथ की कैसी क्वालिटी है। तो फर्स्ट डे तो उन्होंने ये किया, ट्रेडर्स को एलिमिनेट किया और गौमास्ता को वहाँ पे सुपरवाइज कर लिया अपने आदमी को। सेकंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के जो वीवर्स थे उनको क्या कर दिया, प्रिवेंट यानी कि रोक दिया, फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स, बाकी बायर्स से किसी प्रकार की डीलिंग करने के लिए। यानी कि जो कंपनी के वीवर्स थे उनको रोक दिया कि भाई आप सिर्फ हमारे साथ डीलिंग करोगे, किसी और के साथ नहीं। यानी कि डीलिंग का मीन्स क्या है, यहाँ पे व्यापार करोगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। एक तरीका तो यह था कि एडवांसेस के सिस्टम से ही हो सकता था, यानी कि पहले से ही उधार में एडवांस में पैसे देना। वंस एन ऑर्डर वाज रिप्लेस्ड, एक बार अगर ऑर्डर दे दिया गया, द वीवर्स वर गिवन लोन टू परचेज। तो वीवर्स को क्या दिया जाता, लोन दिया जाता था परचेज करने के लिए, क्या, द रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर प्रोडक्शन, की जो उत्पादन है उसको वो रॉ मटेरियल को वो खरीद सके। दोज हु टुक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लोथ दे परचेज टू द गुमास्ता। और जिस भी वीवर्स ने लोन ले लिया तो उसे परचेज उसको हैंड ओवर करने ही पड़ेंगे क्लोथ किसको, गुमास्ता को। एंड दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर्स, तो इससे वो किसी अन्य ट्रेडर्स को नहीं बेच सकते थे। एज लोन फ्लोड इन, द डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड। जैसे कि उनका जो लोन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे ही वीवर्स के पास लोन आने लगे, जिससे क्या हुआ, उनका टेक्सटाइल की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। वीवर्स ईगरली टुक द एडवांसेस, और जो बुनकर थे वो बड़ी उत्सुकता से एडवांस में पैसे लेने लगे, किस चीज़ के लिए, होपिंग टू अर्न मोर, जिससे कि उनकी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। मैनी वीवर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलॉन्ग विद वीविंग। और बहुत सारे जो वीवर्स थे जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स थे लैंड के, विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड, जो कि उन्होंने पहले इसमें वो खेती किया करते थे, अलॉन्ग विद वीविंग, और साथ में वीविंग भी किया करते थे। एंड प्रोड्यूस फ्रॉम देयर टू केयर ऑफ देयर फैमिली नीड, जिससे वो अपनी फैमिली के ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। ठीक है, नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम ऑफ वीविंग। अब उन्हें क्या करना पड़ रहा था कि उनके जो जितने भी, नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड, अब उन्हें उस ज़मीन को किराए पे देना पड़ रहा था। एंड डिवोट ऑल देयर टाइम ऑफ वीविंग, और अपना सारा टाइम वीविंग का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करना पड़ रहा था। वीविंग इन फैक्ट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द इंटायर फैमिली। असल में जो वीविंग होती थी ना, कपड़े का बुना जाता था, उसमें क्या होता था, पूरी फैमिली का क्या था, पूरी फैमिली का लेबर उसमें होना चाहिए था, यानी कि पूरी फैमिली लगती थी इसमें। जैसे कि चिल्ड्रन वुमेन इंगेज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, यानी कि घर के सभी सदस्य उसके साथ लगे रहते थे। सून हाउएवर इन मैनी वीविंग विलेजेस, लेकिन जल्द ही बहुत सारे जो वीविंग विलेज थे, देयर वर रिपोर्ट ऑफ क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गौमास्ता, और जल्द ही क्या होने लगा, वहाँ पे गौमास्ता और वीवर्स के बीच में क्लैशेस यानी कि झगड़े होने लगे। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वीविंग विलेजेस, और अर्लियर पहले तो क्या था, जो सप्लाई मर्चेंट थे वो अक्सर गांव के अंदर रहा करते थे। एंड हैड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स, उनके वीवर्स के साथ रिलेशनशिप भी क्लोज थे।
लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स, जो जिससे कि वो उनकी ज़रूरतों को देख रेख करते थे, हेल्पिंग दैम इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और मुश्किल के समय में वो उनकी हेल्प किया करते थे। द नो गौ मास्ता वर आउटसाइडर, और जो नए गौ मास्ता थे वो क्या थे, वो आउटसाइडर थे, यानी कि बाहर के लोग थे। विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज, इनका गांव के साथ किसी प्रकार का लिंक नहीं था। दे एक्टेड एरोगेंटली, वे बड़े ही रूडली बिहेव किया करते थे। मार्च इनटू विलेज, वो विलेज में चला करते थे। विद सपोय एंड पियन, उनके साथ सिपाही होते थे एंड पियन होते थे। एंड पुनिश वीवर्स फॉर डिले इन सप्लाई, और उन वीवर्स को पिटा करते थे, जो कि उनको दंड दिया करते थे जो कि लेट उनको सप्लाई करते थे कपड़े की। ऑफन बीटिंग एंड फ्लोगिंग देम, अक्सर वो उनको कोड़ों से पिटा करते थे। द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस ऑफ बार्गेन फॉर प्राइस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स, और वीवर का क्या हो गया था कि बार्गेन्स करना भी भूल गए। अब तो बार्गेन भी नहीं कर पा रहे थे वो, यानी कि सौदा भी नहीं कर पा रहे थे प्राइसेस का, और न ही किसी दूसरे बायर को बेच पा रहे थे। द प्राइस दे रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज मिजरेबली लो, और जो प्राइस उन्हें मिलता था कंपनी से वो बहुत ज़्यादा कम पड़ता था। एंड द लोन दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी, और जो लोन उन्हें कंपनी से लिया था वो उससे बंधे हुए थे, और जो कंपनी प्राइस सेट करती थी उसी प्राइस के अकॉर्डिंग उनको देते थे। इन मैनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, और बहुत सारे प्लेसेस में कर्नाटक और बंगाल में वी वर डिजर्टेड विलेज एंड माइग्रेटेड, तो वीवर्स ने क्या किया, गांव को छोड़ दिया और वहाँ से चल पड़े। सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेज, और दूसरे विलेजेस में जाकर उन्होंने अपने लूम्स यानी कि पावर लूम होते जो कपड़ा बनाने वाली मशीनें होती थी उनकी हथकरघा, उनको उन्होंने वहाँ पे लगा दिया। वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, जहाँ पे उनके कुछ फैमिली रिलेशन थे। एल्सवेयर वीवर्स along with village traders revolted opposing the companies and its officials, और जहाँ पर वीवर्स along with the village trader, गांव के व्यापारियों के साथ रिवोल्ट यानी कि विरोध करते थे, अपोज करते थे कंपनी का और कंपनी के अधिकारियों का। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स, और अब समय के दौरान क्या था, बहुत सारे जो वीवर्स थे वो अब मना करने लगे लोन लेने के लिए। क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप, और अपनी दुकानों को बंद करने लगे। टेकिंग टू एग्रीकल्चरल लेबर, और अब वो कृषि करने लगे। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के आते आते कॉटन वीवर्स फेस्ड ए न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम, अब कॉटन वीवर्स के सामने एक नई समस्याएं खड़ी हो गई। और वो क्या क्या है, जैसे फर्स्टली मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, यानी कि मैनचेस्टर का भारत में आना। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी। इन 1772 हेनरी पेटुलो, ए कंपनी ऑफिशियल, हैड वेंचर्ड टू से दैट द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सेम क्वालिटी। तो हेनरी पेटुलो ने 1772 में बताया था कि भारत के कपड़े की डिमांड तब तक कम नहीं हो सकती जब तक कि कोई अन्य राष्ट्र सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट यानी कि कपड़ा नहीं बनाएगा। तो येट बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, हालांकि 20th सेंचुरी की शुरुआत तक, वी सी द बिगनिंग ऑफ द लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, तो हमने देखा कि भारत के जो कपड़े का जो एक्सपोर्ट था यानी कि निर्यात था विदेशों में बेचना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। इन 1811 एंड 12 पीस गुड्स अकाउंट फॉर 33% ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट। 1811 और 12 में क्या था, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना था, 33%। बाय 1850 एंड 51 इट वाज नो मोर देन 3%, लेकिन यहाँ पर 1850 से 51 तक आते आते कितना रहेगा, केवल 3% भी नहीं रहा। कितना ज़्यादा डिक्लाइन हो गया इंडिया के प्राइस गुड्स में। वाई डिड दिस हैपन, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, वट वर इट्स इम्प्लीकेशंस, इसमें क्या खामी आई। एज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंग्लैंड, जैसा कि हमने देखा कि इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो गई,
एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप बिगेन वरिंग अबाउट इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। अब वो क्या होने लगे, चिंता करने लगे कि विदेशों से जो उनके देशों में आयात हो रहा था, यानी कि ब्रिटेन के जो कॉटन निर्माता थे, अब उनको भी इसी बात की चिंता थी कि भाई हमें भी तो अगर बाहर से यहाँ पे कपड़ा आता रहा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट, तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लगाया, दबाव दिया टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटी, कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है, जो विदेश से कोई चीज़ें आती हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगाना, उसे बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। तो उन्होंने बोल दिया कि कॉटन टेक्सटाइल पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए, सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड, जिससे कि मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड का सिटी है, उस टाइम का बहुत ज़्यादा फेमस सिटी था इंडस्ट्री के मामले में, तो मैनचेस्टर की जो चीज़ें हैं वो ब्रिटेन में बगैर किसी कंपटीशन के, बाहर के कंपटीशन के यहाँ पे बिकती रहे। ठीक है। तो एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मना रहे थे टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इन इंडियन मार्केट एज वेल एज, कि वो ब्रिटेन में बनाई गई वस्तुओं को इंडिया की मार्केट में भी बेचें। तो एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन के लिए कॉटन गुड्स था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ब्रिटेन का जो कॉटन गुड्स था वो इंक्रीज हो गया अर्ली 19th सेंचुरी में। एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, वहीं 18th सेंचुरी के एंड में देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीस गुड इनटू इंडिया। तो आते आते 18th सेंचुरी में देयर हैड नो वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन, किसी प्रकार का इम्पोर्ट नहीं था पीस गुड का इंडिया से। बट द 1850 कॉटन पीस गुड्स कंटिन्यू ओवर 30% ऑफ वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स। तो पीस गुड था यानी कि 30% जो कॉटन पीस गुड था उसका इंडियन इम्पोर्ट हो रहा था। बाय द 1870 द फिगर वाज 50%, और वहीं 1870 तक आते आते कितना हो गया, 50% हो गया। यानी कि इंडिया में इंपोर्ट उनका बढ़ गया, यानी कि ब्रिटेन की वस्तु का पहले तो 31% था 1850 में, और 20 सालों के अंदर अंदर 50% ब्रिटेन का जो कॉटन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि ब्रिटेन से वस्तुएं आने लगी, यानी कि ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा इंडिया में 50% बढ़ गया। देखो क्या, तो इंडिया पहले तो इंडिया का वहाँ पे जाता था, अब ब्रिटेन का इंडिया में बिकने लगा। ठीक है। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम। तो इस प्रकार भारत के जो बुनकर थे यानी कपड़ा निर्माण करने वाले थे, तो उनको एक ही समय में दो प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। फर्स्ट क्या था, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, जो वो विदेशों में अपना कपड़ा बेचते थे, एक तो वो हो गई कोलैप्स यानी कम हो गया, एंड द लोकल मार्केट्स रैंक, और जो उनकी लोकल मार्केट थी, उनके बाज़ार थे, वो उनके लिए कम हो गए। क्यों, बीइंग ग्लूटेड विद द मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे मैनचेस्टर से बना हुआ माल यानी कि ब्रिटेन से बना हुआ माल वहाँ पे ग्लूटेड यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आ गया। प्रोड्यूस बाय मशीन एट लोअर कॉस्ट, क्योंकि देखो मशीनों के द्वारा बनाया गया कपड़ा जो जिसकी कीमत भी कम थी। इम्पोर्टेड कोटेड गुड्स पर सो चीप, और जो आयातित की गई जो वस्तुएं थी यानी कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था। दैट द वीवर कुड नॉट इजीली कम्पीट विद देम, जिससे कि वीवर उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। बाय द 1850s इम्पोर्ट फ्रॉम मोस्ट वीविंग रीजन ऑफ इंडिया नरेटेड स्टोरीज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ डेसोलेशन। तो 1850 से जो रिपोर्ट आ रही है तो ज़्यादातर जहाँ पे वीविंग की जाती थी तो वहाँ पे बताया गया कि कैसे डिक्लाइन और डेसोलेशन हुआ है उनका। ठीक है। बाय द 1860 वीवर फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम, और 1860 तक आते आते वीवर्स के सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई रॉ मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी, उनके पास अच्छी किस्म का
वो नहीं था उनके पास, रॉ मटेरियल नहीं था, यानी कच्चा कॉटन नहीं मिल रहा था। व्हेन द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट, और जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ, कॉटन सप्लाई फ्रॉम द यूएस वर कट ऑफ। यूएसए से जो कॉटन सप्लाई होती थी ब्रिटेन में, तो यूएसए ने क्या कर दिया, उस कॉटन सप्लाई को कट ऑफ कर लिया, जिससे कि ब्रिटेन भारत की ओर आ गया कॉटन के लिए। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जैसे कि इंडिया से अब रॉ कॉटन यानी कच्चा कपास का लिया जाने लगा, द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शोड अप, जिससे कि रॉ कॉटन की कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ गई इंडिया में। वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाई, और भारत के जो कपड़ा निर्माता थे उनके सामने क्या होंगे, सप्लाई की कमी होगी। एंड फोर्स टू बाई रॉ मटेरियल एट एक्सॉर्बिडेंट प्राइसेस। एक्सॉर्बिडेंट प्राइस क्या होता है, हाई कीमत, यानी कि हाई कीमत पे खरीदने पड़ रहा था अब उनको रॉ कॉटन। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे, ऐसे अवस्था में जो वीविंग थी वो नहीं कर पा रहे थे, यानी कि महंगा पड़ रहा था उनको कपड़ा बनाना। देन बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, तब 19वीं सदी के अंत तक वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल फेस्ड येट अनदर प्रॉब्लम। अब वीवर्स के सामने और भी, और जो क्राफ्ट पीपल यानी कि जो आर्टिस्ट है उनके सामने अन्य प्रॉब्लम भी आ गई। क्या, फैक्ट्रीज इन इंडियन बिगेन प्रोडक्शन, अब फैक्ट्री थी जो भारत के अंदर वो भी प्रोडक्शन करने लगी। फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स, और मशीनों से बना हुआ जो माल था वो बाजार में बहुत ज़्यादा हो गया। हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्री पॉसिबली सर्वाइव, तो अब कैसे भारत की जो वीविंग इंडस्ट्री अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकेगी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। फैक्ट्रीज कम अप, भारत के अंदर फैक्ट्रियाँ आए, अब इनके सामने क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। न्यू वर्ड्स इसमें आज आपका आया है, सिपोही आया। दिस हाउ द ब्रिटिश प्रोनाउंस द सिपाही, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं सिपाही, तो वो सिपाही को सिपोही बोलते हैं। मेनी ऑफ इंडियन सोल्जर इन सर्विस ऑफ ब्रिटिश, जिसका मतलब यही था कि ब्रिटेन की सर्विस में जो सोल्जर हैं उसे बोलते थे वो सिपाही, सिपोही, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्सेज हैं, इन दोनों को पढ़ लेना आप सोर्सेज को, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे फैक्ट्रियाँ भारत में कैसे आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।